हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और नया चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। ये इकोलॉजी का कहते हैं पहला चैप्टर है, लेकिन हम इसको एकदम आखिरी में कर रहे हैं। इससे कहते हैं 3 क्वेश्चंस तो नीट में आते ही आते हैं। इस बार रीनीट में इससे 4 क्वेश्चंस भी आ गए थे। तो जल्दी से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स विद एनवायरनमेंट। इको का मतलब होम या एनवायरनमेंट होता है, उसी की स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन थे? रेटर थे। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा थे। ये बीएचयू के एक प्रोफेसर थे जिन्होंने बॉटनी के डिपार्टमेंट में इकोलॉजी की टीचिंग और रिसर्च को स्टैब्लिश करवाया था। ये बात आप याद रखिएगा। ये आपके कहाँ पे लिखी है? एनसीईआरटी में, जहाँ पे कहते हैं चैप्टर स्टार्ट होता है उसके लेफ्ट साइड पे लिखी, उसके लेफ्ट साइड पे कहते हैं इनका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। और इससे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए कहते हैं इसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी होती है। उसके बाद बनती हैं पॉपुलेशंस। कई सारे ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ सिंगल स्पीशीज इनहैबिटेटिंग अ जोग्राफिकल एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि दिल्ली में जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, वो एक पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशंस के अंदर कम्युनिटी उससे बड़ी एक यूनिट होती है कम्युनिटी, जिसमें कहते हैं जैसे जो लोग सुबह सोते हैं, मतलब सुबह 6 बजे सोते हैं और 12 बजे जगते हैं, तो वो एक अलग कम्युनिटी हो गई। तो उसमें कुछ ह्यूमंस भी होंगे, कुछ डॉग्स भी होंगे, कुछ कैट्स भी होंगी ऐसी। तो उसको एक अलग कम्युनिटी कहते हैं। तो यहाँ तक तो ये कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट था, सारी लिविंग चीज़ें थी। लेकिन फिर कम्युनिटी के बाद आता है हमारा इकोसिस्टम, फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। यहाँ पे बायोटिक प्लस एबायोटिक हो जाता है। एबायोटिक क्या होता है आपका? जैसे कि टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, ये सारे आपके एबायोटिक कंपोनेंट हो जाते हैं। इकोसिस्टम से फिर बनता है लैंडस्केप, लैंडस्केप से बायोम, बायोम से फिर बायोस्फीयर, बायोस्फीयर पूरी दुनिया ही हो गई फिर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका बायोटिक प्लस एबायोटिक कंपोनेंट है। नेक्स्ट, इकोलॉजी को हम दो दो टाइप से कहते स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी और एक कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी इकोलॉजी को हम सिन इकोलॉजी भी कहते हैं और पॉपुलेशन इकोलॉजी को हम ऑटो इकोलॉजी भी कहते हैं। जे ग्रीनिल ने कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीश दिया था। नेक्स्ट, हम एबायोटिक फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर है। टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। जब आप अर्थ के इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ोगे तो टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा। ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन्स। अगर आप कहते हैं प्लेन्स में हो, वहाँ पे अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो हो सकता है माउंटेन्स पे जाके वो और कम हो जाए, 30 डिग्री पहुँच जाए या 25 डिग्री पहुँच जाए। द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ। क्योंकि कहते हैं टेम्परेचर जो होता है, आपने बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11th में ये पढ़ा होगा कि एंजाइम्स जो हैं वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। कुछ इस टाइप का आपको एक ग्राफ पढ़ाया गया होगा बायोमोलिक्यूल्स में, यहाँ पे ही वो काम करते हैं। इसके पहले वो इनएक्टिवेटेड रहते हैं, इसके बाद ये कहते हैं डीनेचर हो जाते हैं। तो इसी वजह से, टेम्परेचर की वजह से ही जगह जगह पे स्पीशीज का नंबर भी अलग अलग होता है। जैसे कि कहते हैं जो ट्रॉपिक्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा होता है, और आपके जो कहते हैं फिर उसके बाद पोल्स की तरफ आप बढ़ोगे, ट्रॉपिक्स कहाँ होता है? इक्वेटर के पास होता है। ये चीज़ हमने कहते हैं पिछले चैप्टर में कवर की है बहुत अच्छे से, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से, ट्रॉपिक्स से आप जैसे ही कहते हैं पोल्स की तरफ बढ़ोगे, आपका स्पीशीज का नंबर घटता जाता है। तो इसलिए टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर में आ जाता है। ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर दो टाइप के होते हैं, स्टेनोथर्मल और यूरीथर्मल्स। यूरीथर्मल्स वो होते हैं ऑर्गेनिजम्स दैट कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। जो कि कहते हैं जैसे मान लो 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक कोई कहते हैं टेम्परेचर को टॉलरेट कर रहा है, तो वो वाइड डिग्री ऑफ टेम्परेचर्स को टॉलरेट कर रहा है। जैसे कि आर के बैक्टीरिया हो गए, वो कहते हैं जो है हाइड्रोथर्मल वेंट्स में भी रह लेते हैं, जहाँ पे कहते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पहुँच जाता है। स्टेनोथर्मल वो होते हैं ऑर्गेनिजम्स दैट कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब कि ये कहते हैं बस एक सर्टेन टेम्परेचर तक ही कहते हैं टॉलरेट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा हुआ या कम हुआ तो ये कहते हैं निपट जाएंगे वहीं पे। अब एक और बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है,
एक कोल्ड ब्लडेड होते हैं पोइक्लियोथर्म्स, एक्टोथर्म्स भी कहते हैं इसे, और एक होते हैं वार्म ब्लडेड होम्योथर्म्स, एंडोथर्म्स भी कहते हैं। ये बहुत ही कहते हैं ईज़ी कॉन्सेप्ट है, इसको तो आपने पढ़ा ही होगा 2-3 बार। और वार्म ब्लडेड कौन होते हैं? जो कि अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करके कांस्टेंट रखते हैं। मतलब बाहर कोई भी टेम्परेचर हो, चाहे आप उसे फ्रिज में बैठा दो आदमी को, या फिर क्या कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेज़र्ट एरिया में चला जाए, बहुत ही ज़्यादा गर्मी में, लेकिन उसकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहे, या फिर जो उसका कहते हैं कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है वही रहे। ह्यूमन्स का 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे ऊपर नीचे नहीं होता। कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं? जो कि कहते हैं जैसे आपने अगर किसी ऑर्गेनिज्म को उठा के 0 डिग्री में रख दिया, तो वो अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करेगा। उसका टेम्परेचर भी जैसे अगर उसका 37 था, तो वो 0 की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। या फिर अगर आपने उसको उठा के 100 डिग्री सेल्सियस में रख लिया, तो वो 37 पे अपना मेंटेन नहीं करेगा टेम्परेचर, वो अपना टेम्परेचर कहते हैं चेंज कर लेगा। वाटर जो होता है वो आपका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स जो हैं वो डिपेंडेंट ऑन वाटर होता है। सैलिनिटी इन इनलैंड वाटर जो है वो लेस देन 5 होती है, मतलब कि कहते हैं कितना नमक है उस पानी में। सी में जो है वो 30 से 35 से कम ही होती है। और हाइपर सेलाइन लगून्स क्या होते हैं? लगून्स आपके एरिया होते हैं, जैसे कहते हैं सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे कहते हैं सी का पानी आया और यहाँ ऊपर से यहाँ पे छूट गया और एक लेक टाइप का छोटा-सा फॉर्म हो गया, उसको हम लगून कहते हैं। तो उसमें कहते हैं 100 से ज़्यादा सैलिनिटी होती है। अब इसको हम मेज़र जो करते हैं वो पार्ट्स पर थाउज़ेंड में करते हैं। अब इसी की बेसिस पे 2 टाइप के होते हैं। यूरी हेलाइन जो ऑर्गेनिज़्म होते हैं दैट कैन लिव इन वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, यानी कि अगर उन्हें कहते हैं एकदम कम सैलिनिटी में भी डाल दो या एकदम हाई सैलिनिटी में भी डाल दो, तो वो कहते हैं सर्वाइव कर जाएँगे। जबकि स्टेनोहेलाइन क्या होते हैं, वो एक ही नैरो रेंज पे रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं। मतलब कि कहते हैं जैसे अगर उनको 50 की सैलिनिटी चाहिए, अगर कहते हैं उससे कम हुई या उससे ज़्यादा हुई, तो कहते हैं वो निपट जाएँगे, साफ-सीधी बात। लाइट क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज़ लाइट फ्रॉम द सन, ठीक है? सोलर एनर्जी। स्कियोफाइट्स क्या होते हैं? अडैप्टेड टू लो लाइट बिकॉज़ लार्ज ट्रीज़ ओवरशैडो देम। Important for reproductive and migratory activities. Less than 500 meter in greater than 500 meter in oceans, light cannot penetrate. मतलब 500 मीटर नीचे अगर आप जाओगे ओशन में, तो कहते हैं वहां तक लाइट नहीं पहुंच पाती है। इसी वजह से वहां पे जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो बन जाता है वो होता है हाइड्रोथर्मल वेंट्स। उससे कहते हैं जो हीट निकलती है उसी को सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह ऑर्गेनिजम्स वहाँ के यूज़ करते हैं। अब जो लाइट है उसमें क्या कहते हैं अलग-अलग वेवलेंथ की लाइट होंगी ना, तो कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कौन-सी होती है? जो 400 से 700 नैनोमीटर पे के बीच में जो लाइट होती है, वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है, पीएआर आपका। वायलेट और इंडिगो जो है वो एल्गे एब्ज़ॉर्ब करता है, क्योंकि ये डीप सीज़ में पेनिट्रेट कर सकती हैं। आपने ये कहते हैं उसमें बायोलॉजिकल प्लांट किंगडम में पढ़ा होगा। सॉइल जो है वेरी इन डिफरेंट प्लेसेस। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है या कम है, इस बेसिस पे। ग्रेन साइज़ क्या है सॉइल का, कहते हैं बहुत मोटा है या पतला है, वो भी कहते हैं वेरिएशन किस पे डिपेंड करते हैं? क्लाइमेट, वेदरिंग, एक्सपोर्टेड सॉइल पे। अब रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स, चेंजेस इन दीज फैक्टर्स अफेक्ट ऑर्गेनिज्म, अडेप्टेशंस अकर। होम्योस्टैटिस जो अभी मैंने कहते हैं आपको बताया ना, कहते हैं वार्म ब्लडेड और कहते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। होम्योस्टैटिस स्टैसिस क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट, मतलब कहते हैं अपने अंदर का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट करना। अब उसमें जो रेगुलेटर्स होते हैं, मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर, ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, दीज ऑल आर रेगुलेटर्स। बर्ड्स और मैमल्स का बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये पूछा जाता है। सक्सेस ऑफ मैमल्स एबिलिटी टू मेंटेन टेम्परेचर, एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है ये फॉर एनिमल्स लाइक श्रूज एंड हमिंग बर्ड। श्रू क्या होता है? जो छोटे छोटे
छछूंदर होती है ना, उसको शरू कहते हैं। जो आपका चूहा होता है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत छोटी है, बहुत कम एटीपी बन रहे हैं उनके अंदर। तब भी कहते हैं वो अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर कहते हैं मेंटेन कर रहे हैं। कन्फर्मर्स क्या होते हैं? कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट एनवायरनमेंट 99% ऑफ द एनिमल्स। आपने कभी भी नोटिस किया होगा, आपने छिपकली को कभी कहते हैं लिजर्ड जो होती है, उसको कभी भी धूप सेकते हुए नहीं देखा होगा। वो हमेशा शेडी रीजन में रहती है, क्योंकि धूप में अगर वो जाएगी तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो वहीं पे ख़त्म। पार्शियल रेगुलेटर्स क्या होते हैं? एक हद तक ये कहते हैं रेगुलेट करते हैं। अब इसी का एक कहते हैं जो है ग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में। जो रेगुलेटर्स होते हैं उनका इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो कांस्टेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के उस पे। इंटरनल एनवायरनमेंट जैसे यहाँ पे अगर मैं 37 डिग्री मान लूँ तो ये कांस्टेंट है। कन्फर्मर्स क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे वो भी कहते हैं अपना इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज करते जा रहे हैं। पार्शियल रेगुलेटर्स क्या कर रहे हैं? एक टाइम तक तो वो कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो रेगुलेट कर रहे हैं। स्ट्रेसफुल कंडीशन में एनिमल्स क्या करते हैं? या तो माइग्रेट करेंगे या फिर सस्पेंड करेंगे। माइग्रेट पर्टिकुलरली बर्ड्स करती हैं। कोलोराडो नेशनल पार्क भरतपुर में है। ये बहुत सारी साइबेरियन क्रेन्स का हब बनता है, कब? विंटर्स में। सस्पेंड बैक्टीरिया फंजाई जो है वो स्पोर फॉर्मेशन करेंगे। हायर प्लांट्स जो हैं वो सीड बना लेंगे, सीड कोट, फिर सीड डोमेंसी वाले फेज में वो चले जाएंगे। इफ एनिमल कैन नॉट माइग्रेट, वो हाइबरनेशन करेगा या फिर एस्टिवेशन करेगा। हाइबरनेशन क्या होता है? विंटर स्लीप। एस्टिवेशन क्या होता है? समर स्लीप। फ्रॉग करता है ये दोनों चीजें। हाइबरनेशन बियर करेगा, बियर भालू, वो वाली नहीं। एस्टिवेशन स्नेल और फिशेस करेंगी। डायापॉज क्या होता है? स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। ये जू प्लैंक्टन्स करते हैं। जू प्लैंक्टन्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कहते हैं सी में पाए जाते हैं। अडेप्टेशंस चेंजेस इन इंटरनल एनवायरनमेंट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर के एबायोटिक फैक्टर्स को देखते हुए कहते हैं आप अपने इंटरनली क्या चेंज कर रहे हो अपने अंदर, उसको हम अडेप्टेशन कहते हैं। जैसे कंगारू रैट, ये कहते हैं H2O को एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है फ्रॉम फैट ऑक्सीडेशन। ये अपना फैट तोड़ के H2O को एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, और ये अपना यूरिन इतना ज़्यादा कंसंट्रेट कर देता है कि वो सॉलिडिफाई हो जाता है पूरा यूरिन। उससे पूरा पानी ये वापस एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि ये डेजर्ट एरियाज में पाया जाता है। डेजर्ट प्लांट्स मिनिमाइज H2O लॉस, संकन स्टोमेटा। थिक क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या होती है? ये ट्रांसपिरेशन प्रिवेंट करती है। कैम्प पाथवे फॉलो करते हैं, ये आप कहते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल अब ओपनशिया ज़ेरोफाइट होता है ये। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होता है इसका, मतलब कि खुलना बंद होना कहते हैं वो रेगुलेट होता है, इसमें रेगुलेटेड होता है, ये भी आप कहते हैं उसी में पढ़ेंगे जब कैम्प पाथवे पढ़ेंगे। फ्लैटेंड स्टेम फाइलोक्लैड बोलते हैं जिसको हम, जो आपकी कहते हैं स्टेम होती है ना इसकी, वही कहते हैं इसका फोटोसिंथेसिस करती है, ऐसा कुछ दिखता है ये। और इस पे ऐसे स्पाइंस लगे होते हैं, कैक्टस टाइप का। लीफ जो है उस पे कहते हैं स्पाइंस लगे होते हैं। मैमल्स इन कोल्डर क्लाइमेट्स, aquatic mammals, seals have thicker layer of fat जिसको हम blubber कहते हैं, act as insulator and reduces body heat loss. Smaller smaller ईयर्स एंड लिम्स फॉर हीट लॉस, एलेंस रूल कहते हैं इसे हम। जैसे कहते हैं अगर आप कहते हैं यूरोप की तरफ चले जाओ जहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है, वहाँ के लोगों को आप देखोगे कि नाक छोटी रहती है, कान छोटे रहते हैं, इसको हम एलेंस रूल कहते हैं। एक्सट्रीमिटीज छोटे हो जाते हैं। वहीं पे एक और चीज़ आती है बर्ग्समैन रूल। मैमल्स इन कोल्डर क्लाइमेट लार्ज साइज बॉडीड मैमल्स आर फाउंड। जैसे कि कहते हैं आप पोल्स की तरफ चले जाओ, वहाँ पे आपको पोलर बियर मिलेगा, सील्स मिलेंगी। मैमथ आपको याद है? कहते हैं एलिफेंट जैसा होता था, वो कहते हैं आइस एज जिसने मूवी देखी है उसको पता होगा कि कहते हैं मैमथ जो होता है ना, वो एलिफेंट जितना बड़ा होता है और वो आइसी एरियाज में रहता है। ठीक है, तो बर्ग्समैन रूल क्या कहते हैं? मैमल्स इन कोल्डर क्लाइमेट दे आर लार्ज साइज बॉडीड मैमल्स आर फॉर्म, ताकि कहते हैं जो है हीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके। वरना कहते हैं छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं वो तो कहते हैं बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया होम्योस्टैसिस उनके लिए, तो वहाँ पे मर जाएंगे।
एलेन्स रूल क्या था, कंफ्यूज मत होना दोनों में। एलेन्स रूल क्या था, एक्सट्रीमिटीज छोटी होंगी, जो आपके कान, नाक, हाथ, पैर, ये सब छोटे हो सकते हैं, फिंगर्स छोटी हो सकती हैं। बर्ग्समैन रूल क्या कहता है कि पूरी बॉडी ही बड़ी होगी। ठीक है, दोनों में अंतर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल्टीट्यूड सिकनेस सिकनेस की। ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो O2 टू बॉडी, बॉडी उसको कंपनसेट करती है। मतलब कहते हैं आप हाई ऑल्टीट्यूड पे चले जाओगे तो कहते हैं वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम लगता है, तो कहते हैं O2 जो है बॉडी के अंदर कम जाती है, जिससे कि कहते हैं बॉडी उसको कंपनसेट करती है। कैसे, आरबीसी का नंबर बढ़ा लेती है वो। जैसे कि रोहतांग पास नियर मनाली है, ये मोर देन 3500 मीटर इसकी हाइट है। यहाँ पे आप चले जाओ, आपको कहते हैं ऑल्टीट्यूड सिकनेस होने लगेगी। Archaebacteria adaptations to survive in high temperature, that is more than 100 degrees Celsius. Modifications in cell wall, cell membrane is branched. Desert lizard, high temperature में ये दे bask in sun, then in shady region. ये जो है क्या करती है कि डेजर्ट लिजर्ड अपने अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हाई टेम्परेचर में जो है सूरज में कहते हैं जाके पहले खुद को एकदम गर्म कर लेती है, फिर उसे शेडी रीजन में आके आहा मजा आ गया, ये करती है। सम स्पीशीज गो इन सॉइल टू एस्केप हीट। जैसे ये कहते हैं कुछ एनिमल्स होते हैं ना, वो आपने सुना है वर्ड, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, वही चीज है, गो इन सॉइल टू एस्केप हीट। पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ सिंगल स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की। ये आपकी डेफिनेशन से ये पहले भी बोल दिया मैंने एक बार स्टार्टिंग में, ये आप याद कर लेना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। Population attributes, first, birth rate. It is the change in number of individuals due to birth with respect to initial members of population. Example 20 lotus plants में 8 लोटस प्लांट ऐड हो गए, तो आपका बर्थ रेट क्या हुआ, डेल्टा एन क्या है, चेंज कितना हुआ, जैसे 28 हो गया ना टोटल, फिर -20, ये आपका डेल्टा एन हो गया। एन डेल्टा टी क्या है, सब पहले क्या थे, इनटू टाइम, एक साल है ये, वन लिया है यहाँ पे 1 ईयर, 8/20 इंटू 1 = 0.4, ये आपका बर्थ रेट हो गया। ऐसे ही आपका डेथ रेट भी आ जाएगा, चेंज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ड्यू टू डेथ विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। डेथ रेट वैसे ही सेम फॉर्मूला, डेल्टा एन बाय एन डेल्टा टी इजिकल्स टू, पहले कहते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है, पहले कहते हैं 100 थे, 100 में से कहते हैं 20 मर गए, तो 80 बचे, 100 माइनस 80 20 अपॉन 100 इंटू 1 = 0.2। नेक्स्ट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है सेक्स रेशियो, मेल इज टू फीमेल का जो रेशियो है उसको हम सेक्स रेशियो कहते हैं। अब बात करते हैं हम एज पिरामिड की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज इन अ पॉपुलेशन। सबसे पहला ट्रायंगुलर पिरामिड, इसमें कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं, फिर रिप्रोडक्टिव होते हैं, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव होते हैं। इसको हम एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन बोलते हैं। ये हमको डेवलपिंग कंट्रीज में मिलती है, जैसे कि इंडिया। नेक्स्ट बेल शेप्ड, इसमें प्री रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव कौन से हो गए, जो बच्चे हो गए, रिप्रोडक्टिव एज वाले और प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले दोनों सेम नंबर में होते हैं, लेकिन पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले कम होते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेबल पॉपुलेशन। नेक्स्ट आती है अर्न शिफ्ट पॉपुलेशन, इसमें प्री रिप्रोडक्टिव वाले रिप्रोडक्टिव से कम होते हैं और रिप्रोडक्टिव वाले पोस्ट रिप्रोडक्टिव से ज्यादा होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव वाले सबसे ज्यादा हो गए, बाकी दोनों कम हो गए, इसको हम कहते हैं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। मतलब कि कहते हैं मामला खत्म होने वाला है उस कंट्री का, बस खत्म। पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल और स्पीशीज। कियोलाडो नेशनल पार्क में लेस देन 10 साइबेरियन क्रेन्स हैं, तो उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी वहां पे कम हुई। पॉन्ड्स में मिलियंस ऑफ क्लेमाइडोमोनाज हैं, तो वहां पे उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हुई, ज्यादा हुई। अब कुछ कुछ केसेस में जैसे कहते हैं क्लेमाइडोमोनास जो है ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एल्गी हो गया, ये सब हम डायरेक्टली तो गिन नहीं सकते, तो कहते हैं हम लोग इनका फिर देखते हैं बायोमास, या फिर कहते हैं आपका
जैसे आपने कई सारे श्रू रख दिए, चूहे रख दिए कई सारे सामने, और सामने एक हाथी खड़ा कर दिया। अब हाथी उनसे बड़ा ही दिखेगा ना, वो ज़्यादा एरिया को कवर करेगा हाथी, जबकि 100 चूहे गए थे उतना एरिया नहीं कवर कर पाएँगे। तो उस बेसिस पे डेंसिटी जो है वो एलिफेंट की ज़्यादा है, क्योंकि उसका बायोमास ज़्यादा है। ऐसे ही सिंगल बैनियन ट्री और 100 पार्थेनियम, पार्थेनियम क्या होता है? कैरेट ग्रास, जो कि कहते हैं एज अ वीड बाहर से हमारे इंडिया में आई थी। ये बाकी किसी प्लांट को ग्रो नहीं होने देती अपने आसपास। अब 1000 पार्थेनियम रख दो और एक बैनियन ट्री रख दो, तो सबसे ज्यादा जो बायोमास होगा वो बैनियन ट्री का ही होगा फिर भी। तो इसलिए हम बायोमास के बेसिस पे भी कहते हैं, इसको देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। नेक्स्ट, रिलेटिव डेंसिटी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीशीज। मतलब कि एक स्पीशीज के कितने इंडिविजुअल्स हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीशीज। इनडायरेक्ट काउंट, अब टाइगर थोड़ी गिनने जाओगे कि एक दो तीन चार, खा जाएगा वो आपको। टाइगर सेंसस जो है नेशनल पार्क में, वो कैसे किया जाता है? पग मार्क्स, जो उनका कहते हैं पंजा होता है ना, उसको उसके मार्क्स काउंट किए जाते हैं, या फिर फीकल मैटर को काउंट किया जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज डायनेमिक नॉट स्टेबल, मतलब कि ये बढ़ती कम होती रहती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग नेटालिटी, नंबर ऑफ बर्थ्स, इमिग्रेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंटरिंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ये दोनों चीजें इंक्रीज इन पॉपुलेशन कराती हैं। मॉर्टैलिटी, मतलब कि कितनी मौत हुई वहां पे, मतलब कि नंबर ऑफ डेथ्स। इमिग्रेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट एग्जिट द एरिया, ये दोनों पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करती हैं। यहाँ पे एक पेज ऐड कर लूँ मैं, तो ये आपको एक टेबल बना देते हैं, उससे ज़्यादा बेटर समझ आएगा। ये आपकी होगी पॉपुलेशन डेंसिटी। अब एरोस को नोटिस करना, ये मैंने अंदर जाते हुए एरो बनाए हैं। ये दोनों चीज़ें पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाती हैं। और ये दोनों आपकी मोर्टैलिटी और एमिग्रेशन, ये दोनों आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करती हैं। नेक्स्ट, एन टी प्लस वन टाइम पे क्या पॉपुलेशन है, ये हम कैसे निकालेंगे? जो एन टी टाइम पे थी प्लस एन टी टाइम पे थी, मल्टीप्लाइड बाय बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस एमिग्रेशन, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है, या फिर कहते हैं आपको एज अ न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल भी दिया जा सकता है इस फॉर्मूले पे, तो याद कर लेना ये फॉर्मूला। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ मॉडल्स की। पहला होता है एक्सपोनेंशियल, ये बहुत ही कहते हैं मतलब वो है वैसा क्या कहते हैं, इमेजिनेशन वाला कहते हैं ग्रोथ मॉडल है, क्योंकि ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। आपको अनलिमिटेड रिसोर्सेस मिल रही हैं इसमें, जे शेप्ड कर्व है। अब जो है आपको अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिल रही हैं, आपको खाना भरपेट मिल रहा है, सब कुछ भर के मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते ही जाओगे ना। तो इसमें एकदम से कहते हैं पॉपुलेशन बढ़ती है, इसलिए जे शेप का आपका एक कर्व आता है। इसमें डी एन बाई डी टी की इक्वेशन क्या होती है? आर इंटू एन। ओरिजिनल एन क्या है इसमें? ओरिजिनल पॉपुलेशन। आर क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, बर्थ माइनस डेथ। एन टी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? एन नॉट ई की पावर आर टी, ई की पावर आर टी है, तभी तो ये कहते हैं, ऐसा बन रहा है कुछ। एब्रप्टली डिक्रीज इन पॉपुलेशन साइज ड्यू टू सम कैलामिटी, जब होगा मतलब किसी कैलामिटी की वजह से, जैसे अर्थक्वेक आ गया या फिर बाढ़ आ गई, तो पॉपुलेशन उस जगह की कम हो गई, तो जो स्पीशीज कम हो गई वो चाहेगी ना कि कहते हैं मेरे को कोई प्रेडेटर आके खा ना जाए, तो इसलिए मैं अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेती हूँ, वरना मेरी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो उस केस में कहते हैं जो है एक्सपोनेंशियल जो है वो बिल्कुल नहीं सोचेगा कि कहते हैं आगे मेरे लिए रिसोर्सेज बचेंगी कि नहीं बचेंगी, खाना बचेगा मेरे लिए कि नहीं बचेगा, वो सारा कंज्यूम कर जाएगा अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के चक्कर में। ठीक है, तो ये कर्व जो है ये
इमेजिनेशन वाला कर्व है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये अप्लाई नहीं होता है, बस जब कहते हैं कोई कैलामिटी वगैरह होगी तभी होता है। नेक्स्ट आता है आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ये कहते हैं आपका मोर रियलिस्टिक है, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, एस शेप कर्व कर्व आता है इसमें ऐसे कुछ, जिसमें कि पहले लैग फेज आता है, यहाँ पे स्लो ग्रोथ होती है, फिर एकदम से कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेज आता है, एक्सलेरेशन, जिसमें फास्ट ग्रोथ होती है, हाई ग्रोथ रेट होता है, फिर आ जाता है आपका एसिम्प्टोट स्टेशनरी फेज, जब वो बोलता है भैया मैं थक गया, हो गया मेरा काम। यहाँ पे k इज इक्वल्स टू एन हो जाता है। डी एन बाई डी टी की इक्वेशन क्या है यहाँ पे, आर इंटू एन के माइनस एन बाई के, ये वर्ल्ड हर्स्ट लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन है। अगर के जो है एन के बराबर हो गया तो डी एन बाई डी टी जो है आपका जीरो हो जाएगा। एन जो है वो के बराबर हो गया तो यहाँ भी के आ गया, के माइनस के जीरो हो गया, बस। इसलिए कहते हैं डी एन बाई डी टी की वैल्यू जीरो हो गई, इसलिए कहते हैं स्टेशनरी फेज आ जाता है। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस, पैसिफिक सैल्मन फिश और बैम्बू ये जो हैं एक ही बार अपनी पूरी जिंदगी में ब्रीड करेंगे पूरे लाइफ टाइम में। ओएस्टर और पेलाजिक फिशेस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग होंगे इनके। आर सिलेक्टेड होते हैं ये, लेस रिसोर्सेज चाहिए होती है, इंसेक्ट्स मेनली यूटिलाइज्ड, मेनली कहते हैं इस मॉडल को यूटिलाइज करती हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग। बर्ड्स और मैमल्स स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज और ऑफस्प्रिंग, के सिलेक्टेड होते हैं ये, मोर रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शंस की। म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, छह के छह आपको पता होने चाहिए। एक स्पीशीज को फायदा हो रहा है और दूसरी को भी फायदा हो रहा है तो इसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं, मतलब कि दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों को नुकसान हो रहा है, पहले को भी नुकसान हो रहा है दूसरे को भी नुकसान हो रहा है, तो इसको हम कंपटीशन कहते हैं। एक को फायदा हो रहा है लेकिन एक को नुकसान हो रहा है तो उसको हम प्रिडेशन कहते हैं। अब पैरासिटिज्म भी सेम है, एक को फायदा है एक को नुकसान है लेकिन दोनों में अंतर है। प्रिडेशन में प्रे को खा के जो है ये जिंदा रह रहा है, हो यहाँ पे भी वही सेम रहा है लेकिन ये बॉडी के अंदर भी तो रह सकता है, ये होस्ट से कहते हैं न्यूट्रिशन विड्रॉ कर रहा है, तो दोनों में अंतर है। प्रिडेशन और पैरासिटिज्म दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट कमेंसलिज्म, ऑर्किड जो है उसको फायदा हो रहा है और मैंगो को कुछ नहीं हो रहा है, ना नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है, तो इसको हम कमेंसलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट अमेंसलिज्म, इसमें जो है माइक्रोब को तो नुकसान हो रहा है क्योंकि पेनिसिलिन उसको कहते हैं मार रहा है। पेनिसिलियम नोटेटम आपने सुना होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इससे कहते हैं जो है पहली एंटीबायोटिक बनाई थी। पेनिसिलियम नोटेटम को तो कुछ नहीं हो रहा है, ना नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है, लेकिन माइक्रोब तो वहां मर रहा है, इसको हम अमेंसलिज्म कहते हैं। अब प्रिडेशन को डिटेल में देखते हैं। मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू हायर ट्रॉफिक लेवल्स जो है इसको हम प्रिडेशन कहते हैं। प्रिडेटर मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ प्रे, मतलब कि जो प्रे है उसकी जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी है, मतलब कि पॉपुलेशन है, उसको वो कंट्रोल में रखता है। इंपॉर्टेंट टू मेंटेन प्रे पॉपुलेशन साइज। एग्जाम्पल के लिए स्टारफिश जो है पिसास्टर, उसको रिमूव कर दिया तो मोर देन 10 इनवर्टिब्रेट स्पीशीज एक्सटिंक्ट इन 1 ईयर, क्योंकि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो गया। जो कहते हैं इनवर्टिब्रेट की स्पीशीज थी 10, उसका किसी और स्पीशीज से कंपटीशन होने लगा जिसको स्टार फिश जो है कंट्रोल में रखती थी। एक और एग्जांपल, प्रिकली पियर कैक्टस कॉज्ड हैवक इन ऑस्ट्रेलिया इन 1920s, कंट्रोल्ड बाय प्रेडेटर, जो कि इसकी जो कि मॉथ थी। मॉथ जो कहते हैं इंसेक्ट होता है उसको छोड़ दिया गया था, जिसने कहते हैं इस स्पीशीज को जो है कंट्रोल में लाया था। इसने कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में हैवक कॉज कर दिया था। अब कुछ स्मार्ट प्रेडेटर्स होते हैं जो कि कहते हैं, जिनको पता है कि कहते हैं हमें इन्हीं पे जिंदा रहना है, इन्हीं प्रे पे जो है जिंदा रहना है, तो वो क्या करते हैं, सारी सारी की सारी पूरी पॉपुलेशन वाइप आउट नहीं करते हैं, वो कुछ कुछ को छोड़ देते हैं ताकि वो फिर से बढ़ें और वो फिर से उन पे
प्रेडेट करें, फिर से वो बढ़ें, फिर से वो उन पे प्रेडेट करें, तो उनको हम प्रूडेंट प्रेडेटर कहते हैं, लीव सम स्पीशीज फॉर फ्यूचर। अब इसमें डिफेंस मैकेनिज्म भी आएगा, अगर प्रिडेशन होगा तो डिफेंस मैकेनिज्म भी तो आएगा प्रे के पास। एनिमल्स में क्या होता है, पॉइजनस हो जाती हैं चीज़ें, ऑर्गेनिज्म, जैसे मोनार्क बटरफ्लाई हो गई, डिसटेस्टफुल, मतलब कि कोई टेस्ट नहीं दिखाती हैं अपने अंदर। कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज कमेलियन करता है, क्या कहते हैं, अपना कलर बदल के। मिमिक्री, जो वाइसरॉय बटरफ्लाई होती है वो मोनार्क बटरफ्लाई की जो कहते हैं मूवमेंट्स होती हैं, जैसे मोनार्क बटरफ्लाई फ्लाई करती है ना, या फिर कहते हैं जैसी मोनार्क बटरफ्लाई दिखती है ना, तो वैसी दिखने लगती है, ताकि कहते हैं वाइसरॉय बटरफ्लाई को कोई कहते हैं प्रिडेट ना करे, क्योंकि लोगों को तो पता, जो प्रिडेटर है उसको तो पता होगा ना कि कहते हैं मोनार्क बटरफ्लाई को नहीं खाना है, ये कहते हैं पॉइजनस होती है, मर जाऊंगा मैं। इसी चक्कर में वाइसरॉय बटरफ्लाई भी जो है वो बच जाती है। वार्निंग कलरेशन, जैसे कि आपकी कहते हैं लेडी बर्ड हो गई, उसका कहते हैं रेड कलर होता है ना, वो वार्निंग का साइन हो गया। प्लांट्स मॉर्फोलॉजिकल थॉर्न्स और स्पाइन्स निकालती हैं वो अपने अंदर, जैसे कि अपंशिया और अकेशिया में। केमिकल डिफेंस, कैलोट्रोपिस कार्डियक ग्लाइकोसाइड बनाती हैं, जिससे कि कहते हैं कार्डियक अरेस्ट हो जाता है जो भी उसको खाता है कैलोट्रोपिस को। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यूज्ड बाय प्लांट्स एज डिफेंस, जो हमने बायोमोलिक्यूल्स में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स देखा था ना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म बनते हैं प्लांट्स में, जैसे कि राइसिन, विब्रिन, ये सब हमने पढ़ा था ना, टॉक्सिन्स हो गए, कोका एल्कलॉइड्स, ये सब वो चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपटीशन की। जनरली टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज compete फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज समटाइम्स। इन सर्दर्न अमेरिकन लेक्स फ्लेमिंगो बर्ड और फिशेस ने compete करना शुरू कर दिया था जू प्लैंक्टन्स के लिए। अनलिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद भी इंटरफेरेंस कंपटीशन होता है, जैसे कि इन गैलापेगोस आइलैंड एब्डिंगडन टॉर्टोइस जो था वो एक्सटिंक्ट हो गया था ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ गोट्स, क्योंकि कहते हैं गोट्स जो हैं, अब कछुआ आपने देखा है कि कितनी धीरे धीरे चलता है। अब कछुआ यहाँ पे घास लगी है, यहाँ से वो चल के आ रहा है, जब तक वो पहुंचेगा तब तक जो बकरी है वो आके घास खा गई यहाँ की। अब जब तक वो यहाँ पहुंचा, यहाँ की खा गई, यहाँ से उसने देखा यहाँ घास लगी है, यहाँ पहुंचने के लिए चला वो, तब तक बकरी आ गई, यहाँ की खा गई, तो इस वजह से वो कहते जो है एक्सटिंक्ट हो गए थे, क्योंकि गोट्स की ग्रेटर ग्रेजिंग एफिशिएंसी थी। एक केस स्टडी हुई थी, कॉर्नेल्स एलिगेंट एक्सपेरिमेंट इन रॉकी सी कोस्ट स्कॉटलैंड, ड्यू टू बैलानस कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज लीड्स टू एक्सटिंक्शन ऑफ थैलेमस, क्लेथैमस, क्लेथैमैलस, जो भी है ये। बैलानस क्या होता है, वेल होती है, जो कि कहते हैं इसको एक्सटिंक्ट करा दिया था इसने। Gauss's exclusion principle, two species competing for the exact same limiting resource cannot coexist indefinitely. Inferior one gets eliminated. गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में उन्होंने कहा था कि कहते हैं कोई भी दो स्पीशीज जो एक दूसरे से compete कर रही हैं एक ही रिसोर्स के लिए, वो दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ऐसा गॉस भाई साहब ने कहा था। लेकिन आगे हम देखेंगे रिसोर्स रिसोर्स पार्टीशनिंग करके हमने कहते दोनों को कोएग्जिस्ट करा दिया था। चेंज इन फोरेजिंग पैटर्न्स और टाइमिंग और टू रिड्यूस कंपटीशन, दिस लीड टू कोएग्जिस्टेंस ऑफ टू कंपीटिटिंग स्पीशीज, कंपटीशन कोएग्जिस्टेंस कहते हैं इसे। एग्जिस्टेंस ऑफ वॉर्बल्स गिवन बाय मार्क मैक आर्थर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरासिटिज्म की। पैरासाइट क्या होता है, वो होस्ट पे डिपेंडेंट होता है। अब होस्ट पे वो डिपेंडेंट है तो उसके अंदर कुछ अडेप्टेशंस आएंगी ना, कि कहते हैं मैं ज़्यादा बर्बादी ना करूं अपनी बॉडी में, तो वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा हटा देता है, क्योंकि वो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स तो ही हमसे एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर हमारी बॉडी में कोई पैरासाइट है, जैसे टेपवर्म मान लो, उसके पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी से डायरेक्ट न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है। लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन्स, उसे सेंस ऑर्गन की क्या जरूरत है, उसको वो किस चीज से खतरा है। प्रेजेंस ऑफ सकर्स,
सक करने के लिए जो न्यूट्रिशन है, उसको सक करने के लिए उसके पास माउथ में सकर्स होते हैं, अडेसिव ऑर्गन्स। जैसे कि आपने कहते हैं लीच देखी होगी, उसके पास चिपकने के लिए कहते हैं वो होती है ना एडहेसिव कहते हैं। नीचे की जो उसकी सरफेस होती है वो चिपकने लायक होती है पूरी, कहते हैं अगर आप अपनी स्किन पे लगाओ तो वो चिपक जाती है, ब्लड को जो है सक करने के लिए। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होनी चाहिए। अब बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं अगर आपकी बॉडी में ये एंटर हुआ, तो कहते हैं उसको मारने के लिए आप कुछ ना कुछ तो इलाज करोगे ना। तो इसलिए उससे बचने के लिए ये अपनी स्पीशीज़ को बढ़ाता रहता है आपकी बॉडी में। जैसे कि कहते हैं स्पोरोज़ोइट्स हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूचुअलिज्म की। लाइकेंस, एल्गी को भी फ़ायदा हो रहा है, फंगस को भी फ़ायदा हो रहा है, दोनों को फ़ायदा हो रहा है। माइकोराइज़ा फंजाई को भी फ़ायदा हो रहा है, प्लांट को भी फ़ायदा हो रहा है। कमेंसलिज्म, ऑर्किड प्लस मैंगो ट्री, एक को फ़ायदा है, एक को कुछ नहीं है। कैटल प्लस एग्रेट, अब गाय जो है वो कहते हैं भूसा खाती जाती है ना, उसमें बीच में कहते हैं कीड़े होते हैं। तो एग्रेट क्या करती है, गाय की खोपड़ी पे बैठी रहती है। अब गाय कहते हैं उसको चर रही है भूसे को, अब उसने भूसा उठाया, उसको कीड़ा दिखा एग्रेट को, वो अपनी चोंच से तुरंत कीड़े को उठा लेगी। तो कहीं न कहीं गाय को फ़ायदा हो रहा है, उसको साफ भूसा मिल रहा है, लेकिन इसको कहते हैं बायोलॉजिकल भाषा में हम कहते हैं कि गाय को अगर उसमें कीड़ा होता, वो कीड़ा खा जाती है, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? उसको ना कोई कहते हैं फ़ायदा हो रहा है, ना नुकसान हो रहा है। तो कैटल और एग्रेट जो है, वो भी कहते हैं इसी में आते हैं। बार्निकल्स एंड व्हेल, व्हेल की बॉडी पे बार्निकल्स लग जाती हैं, जिससे कि कहते हैं बार्निकल्स जो हैं, इधर से उधर ट्रैवल कर जाती हैं, लेकिन उससे ना व्हेल को कोई फ़ायदा है, ना नुकसान है। नेक्स्ट अमेंसलिज्म, इसका बता ही दिया। पेनिसिलियम एंड बैक्टीरिया, पेनिसिलियम को तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बैक्टीरिया मर रहा है। इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। बहुत ही कहते हैं कम टाइम में मैंने कोशिश की है आपको पूरा चैप्टर समझाने की। 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा अभी, लमसम 45 मिनट हुए होंगे, तो 45 मिनट में कितना आपको समझ आया चैप्टर, कितना नहीं आया, वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट चैप्टर आप कौन-सा देखना चाह रहे हैं, ये ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।